हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक आसान सा चैप्टर है आपके लिए, मगर इसमें थ्योरी है जो आपने बहुत सारी समझनी पड़ेगी। जब तक आपको ये थ्योरी समझ नहीं आएगी तब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना मुश्किल काम है। तो थ्योरी समझ लेते हैं पहले, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसमें थोड़ी ज़्यादा थ्योरी है क्योंकि एक कंसेप्ट है डिसोल्यूशन का। डिसोल्यूशन एक जब कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, ख़त्म हो रही है, उस टाइम के अंदर बहुत सारे क्लॉजेज लगते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में ये थ्योरी है। तो चलिए समझते हैं। पहले बात करते हैं डिसोल्यूशन वर्ड का, कि डिसोल्यूशन वर्ड होता क्या है। अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिखा है, यहां पर ध्यान देंगे, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिखा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं लिखा हुआ है। और चैप्टर जो है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में है। हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो होती है उसके अंदर बेसिकली फर्म कॉन्टिन्यू रहती है, ओनली चेंज इन रिलेशनशिप among द पार्टनर्स। खाली रिलेशनशिप चेंज होती है पार्टनर्स के बीच में, यानी कि कोई पार्टनर अगर आपस में डिसॉल्व कर देते हैं पार्टनरशिप, तो उनके बीच में एक नई पार्टनरशिप बन जाती है और उनके बीच में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हो सकता है। मतलब बेसिकली उनके बीच में रिलेशनशिप कुछ चेंज होती है तो सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोली जाएगी। मगर हमारा जो चैप्टर है उसको बोला जा रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं हम। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर बेसिकली बिजनेस क्लोज ही हो रहा है, तो बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड। इसके अंदर बिजनेस ऑफ द फर्म डिसकंटिन्यूड, इसका मतलब क्लोज्ड एंड फर्म wound up, that is dissolved. पूरी तरह से फर्म बंद कर दी जाएगी और उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। इसका पूरा डिफरेंस जो है आपकी बुक में, टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक के अंदर छपा हुआ है, वो एज इट इज आपने याद करना है। तो मैं यहां पर उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। तो डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर 1 नंबर का, 2 नंबर का, इवन 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आप बुक से कर लेंगे, टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक है, उसके अंदर ये सारी बातें आराम से आपको समझ में आ जाएंगी। बेसिक डिफरेंस मैंने 1 पॉइंट का डिफरेंस वो बता दिया कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है फर्म को क्लोज होना, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना, मगर फर्म कंटिन्यू चलती रहती है। तो चलिए इसके अंदर सब कुछ समझते हैं कि ये एक डिसोल्यूशन का किस तरह से होती है, क्या इसके स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म
किस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं? सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि फर्म के एसेट्स जो हैं उनको बेचा जाएगा। तो फर्म्स एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट सारे बेचे जाएंगे तो उनसे जो पैसा आएगा वो फर्म के अंदर काम आता है। ऐसे ही फर्म्स लायबिलिटीज पे करनी पड़ेंगी आपको, और जो बैलेंस होगा इन सब के बाद, सारी एसेट्स रियलाइज करने के बाद, और जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, फर्म्स लायबिलिटी मतलब आउटसाइड लायबिलिटी की बात हो रही है यहां पर, उसको पे करना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा, बैलेंस पेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करेक्ट? तो बस यही बात होती है। और अगर बाय चांस कि बैलेंस बचा ही नहीं, इवन माइनस में आ गया है, तो वो पैसा भी पार्टनर्स भरेंगे, चाहे उनको अपने घर की एसेट्स बेच के उसको पे करना पड़े। तो अगर ये बात होती है तो हम इसको लिख सकते हैं एनी शॉर्टफॉल, बैलेंस बच गया तो उनके पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। मगर अगर शॉर्टफॉल आया, एनी शॉर्टफॉल इज मैट बाय द पार्टनर्स फ्रॉम देयर प्राइवेट एसेट्स। क्या बात समझ में आ गई? तो इस तरह के स्टेप्स होते हैं, इनके बेसिस पर ही आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। तो ये उसके स्टेप्स हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप करेंगे। तो ये पहले एसेट्स को रियलाइज करते हैं, लायबिलिटीज को पे करते हैं, उसके बाद बैलेंस जो होता है पार्टनर्स को दे देते हैं या शॉर्टफॉल उनसे मंगा लेते हैं। अब जो डिसोल्यूशन होता है उसके कौन कौन से मोड्स होते हैं, कौन कौन से तरीके से डिसोल्यूशन हो सकता है? मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ये सारी बातें अगर आपको समझ आ गई तो डिसोल्यूशन का चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर हमारे पास टोटल 5 तरीकों से हम डिसोल्यूशन कर सकते हैं, उसको समझा देते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट जो डिसोल्यूशन होता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट किया जा सकता है। A partnership firm is set up by an agreement. Similarly, it can be dissolved by an agreement if all partners agreed. यानी कि सारे पार्टनर्स एग्रीड हैं तो एक फर्म बना भी सकते हैं और एक फर्म खत्म भी कर सकते हैं। तो जैसे वो एग्रीमेंट से एक फर्म बना लेते थे, पार्टनरशिप कर लेते थे, तो एक एग्रीमेंट से ही इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई है? दूसरा पॉइंट है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन यानी कि डिसॉल्व होना कंपल्सरी है। इसके अंदर एक पॉइंट हो सकता है व्हेन ऑल पार्टनर्स ऑफ और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, यानी कि ऑल पार्टनर्स, इसको ए पार्ट लिख देते हैं इसका, ऑल पार्टनर्स बिकेम इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन पार्टनर। एक को छोड़ के बाकी सब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, तो ये पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली ही डिसॉल्व हो जाएगी। ऑल भी हो गए तो भी मतलब यही है कि अगर एक भी रह गया है और बाकी सब डिसॉल्व सब इंसॉल्वेंट हो गए हैं या सारे इंसॉल्वेंट हो गए तो अपने आप ही डिसॉल्व मानी जाएगी। या फिर जो पार्टनरशिप का
या फिर ऐसा हो कि कोई बिजनेस जो है वो अनलॉफुल कर रहा हो, कोई अनलॉफुल बिजनेस हो रहा हो, तो भी फर्म को कंपल्सरी डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, बिजनेस ऑफ द फर्म becomes unlawful। दो तरीके से आपने देख लिया, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय कंपल्सरी डिसोल्यूशन, और तीसरा पॉइंट है बाय नोटिस। एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म में डिसॉल्व। अगर कोई एक पार्टनर चाहे कि उसको फर्म को डिसॉल्व कराना है, तो वो एक नोटिस देगा फर्म को और अपनी इंटेंशन बताएगा कि मुझे फर्म को डिसॉल्व करना है। खाली वो फर्म को छोड़ के जाए या रिटायर हो ऐसा नहीं, वो स्पेसिफिकली फर्म को डिसॉल्व करने के लिए बात कहेगा। तो इस केस में फर्म डिसॉल्व हो सकती है थ्रू नोटिस गिवन बाय और नोटिस इन राइटिंग गिवन बाय वन पार्टनर और टू पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। तो फर्म डिसॉल्व की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए फर्म बनाई जाती है तो उस केस में भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। जैसे ऑन एक्सपायरी ऑफ अ टर्म फॉर विच फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूट। ऑन एक्सपायरी ऑफ अ टर्म, जिसके लिए फर्म को बनाया गया था, जिस टर्म्स के लिए वो फर्म खत्म हो, वो टर्म्स खत्म हो गई हैं, तो अपने आप ही ये फर्म डिसॉल्व कहलाएगी। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, यानी कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए आपने पार्टनरशिप की थी, वो काम खत्म हो गया, उसके बाद फर्म डिसॉल्व कहलाएगी। मतलब जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं कि मान लीजिए मेट्रो का प्रोजेक्ट है और मेट्रो के प्रोजेक्ट के अंदर बोला गया है कि इस लाइन के अंदर यहां पर पटरियां बिछेंगी मेट्रो लाइन की, या इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, तब तक के लिए हम पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो उस पर्टिकुलर वेंचर के लिए काम किया गया और वो वेंचर खत्म हो गया, तो आपकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली ही खत्म मानी जाएगी, डिसॉल्व मानी जाएगी। और ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, या फिर ऑन एडजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, यानी कि एक पार्टनर को इंसॉल्वेंट घोषित ही कर दिया गया है, तो भी ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी। यानी कि कोई भी ऐसी इवेंट इन चारों में से होती है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व मानी जाती है। और एक लास्ट पॉइंट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ये वाला पार्ट बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट कौन कौन सी इवेंट में होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको नोट कर लेंगे। इसका ए पार्ट है व्हेन अ पार्टनर बिकम्स अनसाउंड माइंड, व्हेन अ पार्टनर became unsound mind। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक पार्टनर दिमाग से कमजोर हो जाए, इवन पागल हो जाए ये भी बोल सकते हैं, तो बाकी पार्टनर्स उसकी इस बीमारी का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। तो कोर्ट इस केस में पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देता है और जो भी अनसाउंड माइंड पार्टनर है
उसको उस पार्टनरशिप से अलग करके उसको उसका हिस्सा दिलवा के, और बाकी पार्टनर चाहें तो नई फर्म खोल सकते हैं, मगर उस समय पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी जब कोर्ट ऑर्डर कर देगा। When a partner is permanently incapacitated, when a partner is permanently when a partner is permanently incapacitated, मतलब कि वो अगर कोई पार्टनर किसी भी अपने निजी कारणों से भी कह सकता है कि मुझे अब पार्टनरशिप चलाने के लिए हिम्मत नहीं है, मेरा शरीर काम नहीं कर सकता, मैं एज की वजह से नहीं काम कर सकता, या मेरी बीमारी की हालत से परेशानी है, कोई भी वजह हो सकती है, तो पार्टनर कंपैटिबल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है उसकी कि उस फर्म को कंटिन्यू कर सके। इस केस में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि एक पार्टनर कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो इट इज बेटर कि आप फर्म को डिसॉल्व कर लें और नई फर्म बनाने के लिए आपकी मर्जी नहीं बनाए, मगर वो फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी। When a partner is found guilty of misconduct, when a partner is found guilty of misconduct, यानी कि कोई एक पार्टनर भी अगर कोर्ट के मिसकंडक्ट में या पार्टनरशिप फर्म के प्रति या सोशली वो मिसकंडक्ट करता है, तो उनकी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। मतलब अगर वो पॉल्यूशन फैला रहा है, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उसकी पार्टनरशिप फर्म, या वहां पर किसी तरह का भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है, साउंड पॉल्यूशन हो रहा है फर्म की वजह से, तो कोर्ट उसको बंद करने की ऑर्डर दे सकता है, बंद करने का ऑर्डर दे सकता है। तो मिसकंडक्ट बाय अ पार्टनर या मिसकंडक्ट बाय अ फर्म, ऐसी कंडीशन में भी दोनों केस में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है उस फर्म को क्लोज करने के लिए। एक और पॉइंट है इसमें, व्हेन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स, व्हेन अ पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट इज, इसको एग्रीमेंट ही लिख देंगे, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट is breached when a partnership deed agreement is breached persistently by a partner और पार्टनर्स। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड में जो चीज लिखी है उसका लगातार उल्लंघन करे जा रहे हैं, उसको बार बार तोड़े जा रहे हैं उसके लॉ को, तो कोर्ट इस केस में पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई है? हाँ सर, बातें समझ में आ गई हैं। तो थियोरेटिकल पार्ट है मगर इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके बाद बात आती है कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं डिसोल्यूशन के टाइम पर। किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? तो पहली प्रॉब्लम आती है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की। पहली प्रॉब्लम है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। कि किस तरह से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स चल रहे थे डिसोल्यूशन के बाद, उनके अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाएगा। और ये मेंशन है सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। उसी से ही इसका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट मेंशन, उसमें सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में
ये क्लॉज दिया गया है कि किस तरह से क्लॉज को सेटल किया जाएगा, पार्टनरशिप के अंदर किस तरह से डिसोल्यूशन के केस में अकाउंट्स को सेटल किया जाएगा। तो पहला है इन केस ऑफ लॉस, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। कैसे करेंगे, कहां से इसके भरपाई करेंगे? तो इसमें फर्स्टली पेड आउट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट। फर्म के अंदर कोई भी अवेलेबल प्रॉफिट होता है उससे पहले इसको भरेंगे, और अगर उसके बाद बच जाए देन पेड आउट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, और उसके बाद भी कुछ लॉस बच जाए देन इफ नेसेसरी, कि उसके बाद भी कोई लॉस पूरा नहीं हो पा रहा, तो हम बाय दी पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर वो पैसा ले आएंगे जो लॉस कंपनी में हो रहा है। और एक और प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशंस ऑफ असेट्स, यानी कि असेट्स को किस जो बेचा जाएगा उसकी पेमेंट किस रूप में की जाएगी, कौन कौन लोगों को की जाएगी, किस ऑर्डर में की जाएगी, इन द फॉलोइंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में की जाएगी? पहला ऑर्डर होगा, यानी कि अगर फर्म की एसेट्स बिकती है तो बाय पेइंग, सबसे पहले इसको पे करने के लिए फर्म्स डेट्स टू द थर्ड पार्टी, यानी कि आउटसाइडर्स को जो पेमेंट देनी है फर्म ने उसकी पेमेंट करने के लिए फर्म की एसेट्स पहले काम आएंगी, और उसके बाद भी फर्म की एसेट्स बच जाती हैं तो फिर हम इन पेइंग पार्टनर्स लोन एंड एडवांसेस टू द फर्म, यानी कि पार्टनर्स के द्वारा, और इसको हम रेटिवली तरीके से देंगे। यानी कि फर्म के पास जो पार्टनर्स के लोन और एडवांसेस आए हुए हैं जो उन्होंने फर्म को दिए थे उनकी भी पेमेंट की जाएगी, क्योंकि वो भी फर्म के लिए एक थर्ड पार्टी की तरह ही ट्रीटमेंट की जाती है, तो उनकी सीक्वेंस आउटसाइडर लायबिलिटी के रूप के बाद पेमेंट करने के बाद उनकी आती है। और रेटिबली का मतलब यहां पर है कि उस एक प्रोपोर्शन में दिया जाएगा। और थर्ड पार्ट है अगर उसके बाद भी कुछ पैसा बच जाएगा असेट सेल करने के बाद, तो इन पेइंग पार्टनर्स what is due to him on account of capital। ये उनको पैसा दिया जाएगा। जब लास्ट में कुछ पैसा बचेगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जितना भी अमाउंट आ रहा है उस रेशो में, उस प्रोपोर्शन में उनको बांट दिया जाएगा जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। और इफ एनी बैलेंस लेफ्ट, ये सारा जो बैलेंस बांटने के बाद उसको बांट दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग
the partners in their प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करेक्ट। तो इसको एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स के रूप में देखा जाता है, यानी कि आपके पास जो प्रॉब्लम आएगी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की, लॉसेस हैं उनका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे करना है, उनको हम सबसे पहले जो लॉस होंगे उनको प्रॉफिट से सेट ऑफ करेंगे, अवेलेबल प्रॉफिट से। अगर नहीं होता लॉस कवर तो कैपिटल से सेट ऑफ करेंगे, और उसके बाद भी नहीं होता तो बाकी पार्टनर से हम उनके लॉसेस को मंगाएंगे, फर्म के लॉसेस को, उन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और एसेट्स को भी सेटल करने के लिए सबसे पहले एसेट्स के ऊपर हक जो होता है वो थर्ड पार्टी का होता है। तो फर्म्स की जो डेट है उनको भुगताने के लिए एसेट्स की पेमेंट जो आएगी उससे उनकी पेमेंट भुगताई जाएगी, और उसके बाद जो पार्टनर्स के लोन्स और एडवांसेस दिए गए होते हैं पार्टनर्स के द्वारा फर्म को, उनको पेमेंट करने के लिए दिया जाएगा, और बाकी सारा पेमेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पेमेंट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो दूसरा इसमें प्रॉब्लम आती है पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स। अब ये होते क्या चीज है फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट्स, इसको समझना भी जरूरी है। फर्म्स डेट्स का मतलब है जो फर्म्स ओ करती है आउटसाइडर्स को, यानी कि जिनको फर्म ने पैसा बाहर देना होता है, यानी कि फर्म्स डेट को हम लिख सकते हैं फर्म ओ टू आउटसाइडर्स। और पर्सनल यानी कि जो डेट्स होते हैं वो प्राइवेट डेट्स कहलाते हैं। किसी भी पार्टनर के जो पर्सनल डेट्स होते हैं, यानी कि उसे अपना कोई पैसा विदाउट किसी फर्म के नोटिस के देना होता है, यानी कि फर्म को नहीं पता होता, वो उसने अपने जो पर्सनल डेट्स होते हैं, लाइक उसने कोई कार ले रखी होती है अपनी पर्सनल, उसको चुकाना होता है पैसा उसका इंस्टॉलमेंट, या किसी से लोन ले रखा होता है अपने पर्सनल लेवल पे, उनकी बात हो रही है। तो पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट्स के बारे में कुछ सोल्यूशन दिए गए हैं कि किस तरह से इसका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो एक सोल्यूशन है फर्म्स प्रॉपर्टी is applied first towards payment of firm's debts, then surplus if any is applied towards payment of partners private debts, payment of partners private debts। यानी कि फर्म की जो प्रॉपर्टी है, पहले जो भी एसेट्स हैं फर्म की, उस सारी प्रॉपर्टी को फर्म के अपनी पेमेंट यानी कि फर्म के डेट्स चुकाने में किया जाएगा, पहले फर्म के डेट्स चुकाने में किया जाएगा, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है, सरप्लस बच जाता है, तो पार्टनर के प्राइवेट डेट्स को चुकाने में किया जाएगा। पहले फर्म के डेट्स को, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो पार्टनर्स के प्राइवेट डेट्स को चुकाने में काम आएगा, मगर कहां तक, टू द एक्सटेंट ऑफ concerned partners शेयर इन प्रॉफिट। यानी कि
अगर फर्म की कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को सबसे पहले फर्म्स के डेट को चुकाने में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर उसके पास भी कुछ बच जाता है, उसके बाद भी कुछ बच जाता है, तो पार्टनर्स के प्राइवेट डेट्स होते हैं, उसको चुकाने में किया जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन प्रॉफिट। क्या ये बात समझ में आ गई? और ऐसे ही जो पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी of each partner is applied first towards the payment of his private debts and surplus if any, is applied towards payment of firm's debt, यानी कि अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टनर की, तो उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को सबसे पहले उसके डेट्स को, उसके पर्सनल डेट्स को चुकाने में इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो सबसे पहले उसके प्राइवेट डेट्स को चुकाने में किया जाएगा, और उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो बाकी पेमेंट फर्म्स के डेट्स को चुकाने में किया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बस ये इन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कुछ सेक्शन में इनका जिक्र किया गया है, और उसी की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है इनको उस तरह से सॉल्व कर लिया जाता है। तो अगली क्लास में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे, जो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा। बस थियोरेटिकल बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जिससे वो आपके लिए सिंपल हो जाएगा। थैंक यू।